जय महाकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसएससी CHSL 2024 के एग्ज़ाम की, जो हमारा 1 जुलाई 2024 को दोपहर 2:30 से 3:30 यानी कि थर्ड शिफ्ट में हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। ठीक है, तो हमारा एक पूरा वीडियो रीजनिंग का एनालिसिस है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रीजनिंग पढ़ाते हैं केवल, और रीजनिंग का एनालिसिस आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो केवल इस वीडियो को आप देख लोगे ना, तो आपको रीजनिंग पढ़ने के लिए किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी आप लोगों को जो है ना वो पक्की गारंटी है। क्या गारंटी है कि केवल आप इस वीडियो को अगर अच्छे से देख लेते हो तो आप एसएससी के अब आने वाले जितने भी एग्ज़ाम दोगे ना, उसमें आप देखते से ही सवाल को टिक कर दोगे। ठीक है, और इस बार एसएससी पार हमारा स्लोगन है, जो कि हमारी बेस्ट रीजनिंग क्लास रहने वाली है। ठीक है, आशा करता हूँ आप हमारे साथ पूरे वीडियो तक बने रहें और इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और पूछें अपना सवाल, तो हम आपको और अच्छे से समझा पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है हमारा आकृति का। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? क्या प्रश्न है हमारा? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज पूछ रहा है वो। तो इस आकृति में हम त्रिभुज गिनने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम इस वाली आकृति में हमारे त्रिभुज कितने हैं। एक त्रिभुज हमारा हो गया ए। ठीक है, एक हो गया इसके इधर विपरीत वाला 2, और एक त्रिभुज हो गया हमारा एक पूरा वाला। कौन सा? यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 3 तो त्रिभुज निकल के आ गए हमारे इसमें से। कितने त्रिभुज निकल के आए? 3। अब एक त्रिभुज ये हो गया 4, 5, 6 और 7। 4 त्रिभुज हमारे इसमें से निकल कर आ गए। ठीक है, अब एक त्रिभुज तो हमारा रहेगा ए वाला, तो 5। एक ए वाला इधर का, एक इस साइड का जो रहेगा ना वो पूरा, और एक इस साइड का ये पूरा। तो 2 त्रिभुज निकल कर आ गए हमारे इसमें से। ठीक है, कितने त्रिभुज हो गए हमारे पास? 9 त्रिभुज हो गए। अब इसमें 2 त्रिभुज और बनेंगे। 2 त्रिभुज बनेंगे हमारे ए वाले। एक त्रिभुज बन गया हमारा ए वाला और एक त्रिभुज बन गया हमारा ए वाला। तो 2 त्रिभुज निकलकर और आ गए हमारे पास। कितने आ गए? 2 त्रिभुज। अब अगली जो आकृति है उसमें देखेंगे, ए वाली आकृति ऊपर के जैसी आकृति है, तो इसमें हमारे कुल 3 त्रिभुज निकलेंगे। कितने निकलेंगे इसमें? इसमें हमारे कुल 3 त्रिभुज निकलेंगे, यानी कि इसमें हमारे 3 त्रिभुज और हो गए। अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो 3 और 4 7 और 2 9 और 2 11 और 3 14। कितने त्रिभुज आ गए हमारे पास? 14। इसके अलावा आपको इसमें एक भी त्रिभुज नहीं मिलेगा। तो 14 त्रिभुज हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। तो टोटल कितने त्रिभुज आ गए इसमें? 14। आप बहुत अच्छे से समझें, आराम से समझें, तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, और आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अक्षरों सी के आई के में से प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके कितने अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण किया जा सकता है? यानी कि हमारे पास ये जो अक्षर है ना, कौन कौन से? सी के, आई और के। ये जो 4 अक्षर हैं, इन 4 अक्षरों से हमें एक शब्द का निर्माण करना है, लेकिन शर्त हमारी ये है कि इन चारों अक्षरों का प्रयोग केवल एक ही बार हो। तो ऐसा शब्द हमारा बनेगा, पहला बनेगा हमारा KICK, यानी कि किक। इन चारों का प्रयोग करके केवल किक का ही उपयोग हो रहा है। ठीक है, केवल कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है? वो है हमारा किक। इसके अलावा कोई भी इसमें से अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनेगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एक शब्द का निर्माण होगा इससे। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे तो आपको क्या करना है, ये जो है ना, इनके हमें क्रम लिखना है। तो हम अब क्रम लिखने से पहले इसके ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्यू इनमें सेम है और आर इसमें सेम है। अगर हम एक पहले अक्षर की जांच करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, तो हम पहले अक्षर को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब दूसरे अक्षर की बात करेंगे। दूसरे अक्षर में हमारे पास एस, टी और एस है। तो इसमें भी हमारे पास कितने अक्षर निकल कर आ रहे हैं? 2 अक्षर निकल कर आ रहे हैं। तो हमें भी इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो हम इसी से वेरीफाई करते हैं, क्योंकि अगर कहीं हमारा टी आ गया तो पूरा का पूरा हमारा आंसर हमें मालूम हो जाएगा। अब बात करते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि डी है हमारे पास। क्या है? डी का क्रम कितना होता है? 4। उसके बाद इसमें एच है, एच का क्रम होता है 8। उसके बाद है एल का क्रम होता है 12। कितना है? 12। एल के बाद हमारा पी है, पी का क्रम होता है 16। और उसके बाद है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? इनमें 4 और 4 यानी कि 8 हो गए। 8 और 4 यानी कि 12 हो गए। 12 और 4 16, यानी कि पिछली संख्या में 4 जुड़ रहा है। तो हम 16 में जब 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। और 20 पे हमारा अक्षर कौन सा है? 20 पे हमारा अक्षर है टी।
हम देखते हैं कि टी हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है। टी हमें मिल रहा है केवल ऑप्शन 3 में, तो हमारा ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा और हमें पूरे ऑप्शनों को चेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, केवल ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में दिस इज म्यूजिक को TABUKA लिखा जाता है और हु टच्ड दिस को PIKABI लिखा जाता है। उस कूट भाषा में दिस को कैसे लिखा जाएगा? तो जब भी आपको ऐसा दिखे, तो मैंने क्या बताया था आपको, इसमें हमें कॉमन देखना है, दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, दिस इज म्यूजिक और हु टच्ड दिस। तो इन दोनों में हमें दिस कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? दिस। तो इधर दिस आ गया कॉमन, और इधर हम कॉमन देखेंगे तो हमारे पास के और ए कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? के और ए। तो हमारे दिस के लिए क्या कोड हो जाएगा? दिस के लिए कोड हो जाएगा के और ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा हमारा आकृति का, और ये आकृति आप लोगों के लिए होमवर्क का काम करेगी। किसका काम करेगी? HW का। यानी कि आप लोगों को 5वें नंबर का जो सवाल है उसका उत्तर बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको 1, 2, 3 और 4। अब आपको इन चारों ऑप्शनों में से ये बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, या फिर इसका कौन सा उत्तर आएगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा आज का ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। एक निश्चित कूट भाषा में A+B का अर्थ है AB का बेटा है, A-B का अर्थ है AB का भाई है, A×B का अर्थ है AB की पत्नी है, और A/B का अर्थ है AB का पिता है। उपरोक्त के आधार पर P गुणा Q माइनस R प्लस S भाग T है, तो P का T से क्या संबंध है? ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे P और Q के बारे में। तो P और Q हमारा बीच में है हमारा गुणा का चिन्ह। ठीक है, क्या है? इंटू। तो इंटू का मतलब है पत्नी। तो P है ना, P Q की क्या हो जाएगी? पत्नी। P Q की पत्नी हो गई तो Q हो गया पति, यानी कि P हो गई वाइफ। क्या हो गई? पत्नी। अब बढ़ेंगे माइनस Q माइनस R। माइनस का अर्थ है भाई, तो Q R का हो गया भाई। भाई का मतलब है ब्रदर। क्या हो गया? ब्रदर। अब S प्लस, प्लस का अर्थ है बेटा। क्या? बेटा। R प्लस S। R किसका बेटा है? R है S का बेटा। एक जनरेशन चेंज हो गई तो S पहुंच जाएगा हमारे पास ऊपर और R हो जाएगा प्लस। अब S के बारे में क्लियर नहीं है कि S पिता है कि माता है। अब S भाग T, भाग का अर्थ है पिता, S T का भी पिता है। क्या कह रहा है? S जो है ना वो हमारा किसका भी पिता है? T का भी पिता है। तो S के बारे में क्लियर हो गया, S कौन है? पिता, यानी कि फादर। अब T के बारे में क्लियर नहीं है, महिला है कि पुरुष है। अब क्या देखते हैं हम, तो P का T से क्या संबंध है? तो P है ना वो T की कौन है? T की कौन है? तो सबसे पहले हम देखेंगे P का पति Q, और Q और R का पिता S। ठीक है, तो P और S के बीच संबंध क्या हो जाएगा? P S की हो जाएगी पुत्रवधू। ठीक है, और S जो है ना वो इसकी बेटी या बेटा है, तो उसके बारे में हमें क्लियर नहीं है, लेकिन A इसका बहन या भाई हो जाएगा। W का T कौन हो जाएगा? बहन या भाई। तो P T की कौन है? भाई की पत्नी है। T के भाई की पत्नी कौन है? P। तो भाई की पत्नी आ गई इसमें ऑप्शन नंबर 3 पर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अगर नहीं आया समझ में तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा बहुत ही सरल है, घन का प्रश्न है। यदि नीचे दी गई शीट को मुड़कर एक घन बनाया जाए तो @ के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा? इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको विपरीत पूछा है उसको एक घन छोड़कर लिखते हैं। जैसे @ यहाँ पर है, ये इस कॉर्नर पर है तो इस कॉर्नर पर हो जाएगा एंड। क्या हो जाएगा? @ के विपरीत एंड। अब हैज के विपरीत पूछता, हैज के विपरीत आ जाता अपना ब्रैकेट। ठीक है, और इस वाले के विपरीत आ जाता 4 वाला, सेकंड वाले के विपरीत होता 4 वाला, फर्स्ट के विपरीत थर्ड, और इसके विपरीत हमारा हो जाएगा एंड। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में सर्टेन को 9643821 लिखा जाता है और अनसर्टेन को 964382117 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में यू को कैसे लिखा जाएगा? जब भी आपको ऐसा सवाल मिलता है तो आप दोनों में क्या है? कॉमन देखिए, कॉमन क्या है? इसमें हमारे पास सर्टेन है और इसमें भी हमारे पास सर्टेन है, और इधर क्या है? 9643821 ए है, इसमें भी लेंगे हम 9643821। यहाँ तक हमारा एक कैंसिल हो जाएगा पूरा, इससे 2 1 तक कैंसिल हो गया हमारा। तो हमारे पास अन के लिए क्या बचा? अन के लिए बचा 1 और 7। अब चूंकि हमसे पूछ रहा है वो यू का,
तो u के बारे में हम इसमें क्लियर नहीं बता पाएंगे कि u के लिए 1 है या 7 है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक u और n दोनों में के लिए हो सकता है। u के लिए 1 और 7 हो सकता है, n के लिए 1 और 7 हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं बता पाएगा कि u के लिए अकेला क्या है इसमें, ठीक है। तो और एसएससी ने इसका उत्तर हमारा दिया है कितना, एसएससी इसका उत्तर दे रही है 7, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। इसका उत्तर आएगा 1 और 7, इन दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मैंने फिर बताया था आपको पिछले वीडियो में, जब भी आपको ऐसा सवाल मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ना है, आपको तो जो संख्याएं दी हैं इन संख्याओं में संबंध देखना है। संख्या हमारे पास दी है 111, 16 और 7, ठीक है। 167, 14 और 12। हमें क्या दिखाई दे रहा है, 16 × 7 करते हैं तो हम आता है 112। 112 में से 1 घटाएंगे तो आएगा हमारा 111, ठीक है। 14 और 12 का इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 168, और 168 में से हम 1 घटाएंगे तो हमारा आएगा 167। अब यही नियम देखना है कि बाद की दो संख्याओं का गुणा करके 1 घटाने पर पहली संख्या प्राप्त किस ऑप्शन में हो रही है, ठीक है। तो 17 8 होते हैं 126, कितने होते हैं, 17 × 8 126 ही होते हैं क्या, नहीं होते हैं। 17 8 हमारे होते हैं 136। आप लोगों को पहाड़े भी आने चाहिए बिल्कुल कंठस्थ, तभी काम हो पाएगा। 136 में से जब 1 घटाएंगे तब आएगा हमारा 135, तो हमारा 140 आ रहा है, 1 गलत हो जाएगा। अब 12 और 11 का गुणा करेंगे तो 12 और 11 का गुणा करने पर आएगा हमारे पास 132। 132 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 131, जो कि आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 15 अगस्त 2006 को मंगलवार है तो 19 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 15 अगस्त 2006 से लेकर 15 अगस्त 2006 से लेकर 15 अगस्त 2011 तक चलेंगे केवल, और यहाँ देखेंगे हम हमारे पास कितने विषम दिन हो रहे हैं। तो एक साल में हमारा एक विषम दिन बढ़ता है, जैसा कि हमको पता है, लेकिन अगर बीच में लीप ईयर आ गया ना तो हमारे लीप ईयर में विषम दिन होंगे 2, और इसमें केवल लीप ईयर आएगा 2008, तो 2008 के हम लेंगे 2 दिन, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हो गई हमारी टोटल साल 5 वर्ष हो गए, और एक हमारा विषम दिन लीप ईयर का और जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो गया हमारा 1, तो टोटल विषम दिन आ गए हमारे पास 6। कितने आ गए टोटल विषम दिन हमारे पास, 6। अब हम इन 6 को ऐसे का ऐसा रहने देते हैं। अब हम 15 अगस्त 2011 से 19 फरवरी 2022 तक विषम दिन देखेंगे कितने होंगे, 2022 तक। तो जैसा कि आपको पता है अगस्त में होते हैं 31 दिन, और हमारे 15 दिन निकल चुके हैं, तो अब बचे हमारे पास 16 दिन। 16 में विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास शेष बचेगा 2, ठीक है। सितंबर का महीना 30 दिन का, 7 का भाग लगा के विषम दिन बचेंगे 2। अक्टूबर का महीना 31 दिन का, 7 का भाग लगा के विषम दिन आएंगे 3, जो शेष बचता है वही हमारे होते हैं विषम दिन। अब नवंबर का महीना हमारा 30 का, 7 का भाग लगाएंगे तो विषम दिन 2। अक्टूबर का महीना दिसंबर का महीना हमारा 31 का, 31 में 7 का भाग लगा के विषम दिन 3। अब आ जाएंगे जनवरी 2022 में, तो जनवरी में का महीना भी हमारा 31 का, तो उसमें विषम दिन 3। अब फरवरी में हमको केवल 19 फरवरी तक चलना है, तो 19 फरवरी में जब 7 का भाग लगाएंगे तो विषम दिन बचेंगे हमारे पास 5। कितने बचेंगे, 5। अब इनको जब हम जोड़ते हैं तो 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12, 3 15 और 5 20, तो टोटल हमारे पास आता है 20, ठीक है। अब 20 विषम दिन हमारे ए वाले हो गए और 6 विषम दिन हमारे पास ए हो गए, तो टोटल विषम दिन हो गए हमारे पास 26। कितने हो गए, 26। अब 26 में जब हम विषम दिनों की संख्या और निकालेंगे तो 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास शेष बचेगा 5। 7 का भाग लगाने पर विषम दिन कितने बच रहे हैं, 5। अब हमें जो 5 है ना वो इससे आगे बढ़ना है, या तो हम 5 दिन इसमें आगे बढ़ जाते हैं या फिर इसमें 2 दिन पीछे चले जाते हैं। जब 5 हो तब, तो मंगलवार में जब हम 5 दिन आगे बढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा रविवार। क्या आ जाएगा हमारा, रविवार, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो हमारी श्रृंखला दी है, श्रृंखला लिखेंगे सबसे पहले 4 13 प्रश्नवाचक 58 94 139 और 193, ठीक है। अब सबसे पहले इनमें हम अंतर देखते हैं, इसमें और इसमें अंतर है 9 का।
इसमें अंतर हमको पता नहीं है, इसमें भी अंतर हमको पता नहीं है। तो अभी छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। 58 और 94 में अंतर देखते हैं तो हमारा अंतर आता है 36 का, ठीक है। 94 और 139 में अंतर देखते हैं तो हमारा अंतर आता है 45 का। 139 और 193 में अंतर आता है 54 का। हमें क्या दिखाई दे रहा है, 9, 36, 45, 54, यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पंजे 45 और 9 छक्का 54, यानी कि 9 का पूरा पहाड़ा है। तो 9 दूनी 18 जब यहाँ होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 18, और 9 तिया 27, यहाँ हो जाएगा 27। तो जब 13 में हम 18 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31। कितना आ जाएगा 31। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है, ठीक है। दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो हमारा जब भी खड़ा हुआ दर्पण आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, राइट को लेफ्ट कर देना है और लेफ्ट को आपको राइट कर देना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, आर हमारा राइट लेफ्ट में पहुंच जाएगा, और चौथे वाले ऑप्शन में हमारा आर उल्टा है तो सबसे पहले इसको हटा देंगे हम। अब हम क्या करेंगे, आर के बाद ई सब में कॉमन है। अब हम देख लेते हैं क्या, आर के बाद ई हमारे पास सब में कॉमन है, ई को छोड़ देंगे, ई की पोजीशन सही है। अब देखेंगे डब्लू की पोजीशन यही रहेगी, लेकिन इसमें हमारा डब्लू उल्टा हो गया तो इसको हम हटा देंगे सबसे पहले। अब 2 आया हमारे पास, डब्लू के बाद क्या आया हमारे पास 2 की पोजीशन चेंज हो जाएगी, जबकि इसमें डब्लू के बाद 4 आ रहा है। तो ये वाला हमारा गलत, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा ये समीकरण है ना, इसमें हम इन चिन्हों को आपस में बदल देते हैं जो हमारा प्रश्न में कह रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण लिखते हैं 14, प्लस की जगह पे हमें लिखना है माइनस, ठीक है, और गुणा की जगह पे हमको लिखना है भाग 3, भाग की जगह हम लिखेंगे गुणा और माइनस की जगह हम लिखेंगे प्लस। हमको ये समीकरण हल करना है। तो जब भी ऐसा समीकरण दिया हो तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं भाग, फिर हम सॉल्व करते हैं गुणा, ठीक है। तो 6 में हम 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 2, और 2 में जब 7 का गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 14, ठीक है। प्लस का 2 हमारा जैसे कि तैसा, और माइनस का जो हमारा 14 होगा वो, तो हम क्या करेंगे 14 ए हो गए हमारे पास, और 2 × 7 करेंगे तो 14 हमारे पास ए हो गए, और प्लस का 2 आ गया। तो माइनस का 14 और प्लस का 14 दोनों हो जाएंगे कैंसिल, हमारे पास बचेगा केवल 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अभी जैसा सवाल किया है वही सवाल आ गया इसमें, लेकिन यहाँ प्लस को गुणा से बदलना है और माइनस को भाग से बदलना है। तो सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं। समीकरण है हमारे पास 46, गुणा की जगह हम करेंगे यहाँ पे प्लस 17, और प्लस की जगह पे यहाँ पे कर देंगे हम गुणा, भाग की जगह करेंगे हम माइनस 98, और माइनस की जगह हम कर देंगे यहाँ पर भाग। तो मैंने क्या बताया था, आप यहाँ पर सबसे पहले हल करोगे भाग, उसके बाद गुणा। तो हम ऐसे देख लेते हैं, 40, 17 चौको कितने होते हैं, 17 × 4, 17 × 4 बराबर हो गए हमारे पास 68, माइनस और 98 में जब 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ गया 14। कितना आ गया 14। अब हम जब 48 में से 14 घटाएंगे, 68 में से 14 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 54, ठीक है। ये हमारा 46 हो गया, और ये आ जाएगा हमारा कट के 54। तो जब 46 और 54 दोनों जुड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 100, कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कथन और निष्कर्ष का प्रश्न दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ें चाहे ना पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बचेगा अपना, इसको नहीं पढ़ते हम। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहला हमारा दिया है कथन कुछ हैंडल सलाखें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हैंडल बनाएंगे, ये हमारे पास हो गया हैंडल, ठीक है। हैंडल को हम करेंगे एच से डिनोट। कुछ हैंडल इसमें से इसका इतना जो हिस्सा है ना वो हमारा क्या हो जाएगा सलाखें, ठीक है। कुछ हैंडल हमारा क्या हो गया सलाखें हो गया। अब इसके बाद सभी सलाखें डंडियाँ हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, तो सभी सलाखें जितनी मतलब सलाखों का इतना पूरा हिस्सा है वो हमारा किस में आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा डंडिया में, यानी कि डी में, ठीक है। अब कोई डंडी छड़ी नहीं है, डंडी हमारी ए वाली है, ठीक है, और इसका छड़ी, तो छड़ी से कोई संबंध नहीं है। छड़ी को हम डिनोट कर देंगे सी से, और इन दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो हमारे पास अब वो कह रहा है निष्कर्ष में कि कुछ हैंडल डंडियाँ हैं, तो हैंडल का इतना इतना हिस्सा है ना वो किस में आ गया, हमारे डंडिया में भी आ गया। हैंडल का इतना हिस्सा जो है ना हमारा, वो हमारा किस में आ गया, वो हमारा डंडिया में आ गया। तो पहला तो हमारा निष्कर्ष हो गया बिल्कुल सही। अब दूसरा देखते हैं, कोई सलाखा छड़ी नहीं है, सलाखा हमारी ए है, ठीक है, और छड़ी हमारे पास ए है,
इनका कोई संबंध नहीं आ रहा है आपस में, तो हमारा ए वाला निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए। जब भी आपको ऐसा सवाल दिया हो, ठीक है, तो हमें क्या करना, ये जो हमारे पास अक्षर है ना, इनके हमको क्रम लिखना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ हमारे पास सी है, सी का क्रम कितना होता है 3। फिर अगली लाइन में एल का क्रम देखेंगे, एल का क्रम हो गया हमारे पास 12। यहाँ हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसको हम छोड़ देंगे ऐसे के ऐसा। उसके बाद हमारे पास डी है, डी का क्रम होता है हमारे पास 4 और एम का क्रम होता है हमारे पास 13। अब यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 3 में हम कितना जोड़ेंगे तो 12 हो गया, 3 में हमने जोड़ दिया 9। अब यहाँ पे हमें पता नहीं है और यहाँ पे भी हमको पता नहीं है, तो हम इसमें देखते हैं जिसमें हमको पता है। 4 में हम 9 जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 13, यानी कि 9 और 9 जुड़ रहा है, तो यहाँ भी फिर 9 जुड़ेगा और यहाँ भी फिर 9 जुड़ेगा। पूरे में एक सा नियम लगता है। 12 में जब 9 जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 21। क्या हो गया हमारा 21। और 21 में जब 9 जोड़ेंगे, चूँकि ABCD हमारी 26 तक होती है, तो 5 वो हो गए और 4 वो बच गए, तो हमारा डी आएगा अगला। तो हमें 21 पर देखना है, 21 पर हमारा कौन सा अक्षर होता है, 21 पर होता है यू। ठीक है, तो हमें फिर तीनों को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम पहले अक्षर से ही देख लेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। इस तरीके से हमको अपना टाइम बचाना है पेपर में। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 20 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। बहुत ही सरल सवाल है हमारे घन को मोड़ने वाला। तो इसमें मैंने आपको बताया था 20 के विपरीत संख्या कौन सी होगी। तो 20 के विपरीत 20 दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर एक छोड़कर देखेंगे तो हमारी हो जाएगी 21। 20 के विपरीत हो जाएगी 21। अब हम देखेंगे 22 के विपरीत, तो 22 के विपरीत एक खंड छोड़ेंगे हम तो हमारा हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा 24। और 23 के विपरीत देखेंगे तो 23 के विपरीत हमारा आ जाएगा इधर वाला, 23 के विपरीत कितना हो जाएगा हमारा 25। बहुत ही सरल सवाल है। जब भी आपको अगर ऐसा पेपर में दिखता है तो आप पलक झपकने से पहले इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार MN पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब हमारा दिया हुआ है, खड़ा दर्पण है। ठीक है, इसमें हमें देखना है खड़े दर्पण में क्या होता है, राइट वाला पहुँच जाता है लेफ्ट में, लेफ्ट वाला पहुँच जाता है राइट में, और इनके अक्षर बदल जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा M। ठीक है, M देखेंगे तो M पहुंच गया हमारे 3 ऑप्शनों में, M राइट है, चौथे ऑप्शन में M गलत है। ये हमारा जल प्रतिबिंब दिख रहा है चौथे में, तो M को हटा देंगे हम सबसे पहले। M के बाद हमारे पास दिया है 2, यानी कि 2। अब 2 देखेंगे हमारे पास किस किस में है, 2 हमारे पास पहले में है और तीसरे में है, तो हम इसको भी हटा देंगे क्योंकि इसमें E दिया हुआ है। अब बात सॉरी C दिया है। अब बात करेंगे हम C की। C हमारे पास दोनों में सही दिया है। अब बात करते हैं हम P की। P की पोजीशन देखेंगे हमारी किस में सही है, तो P की पोजीशन हमारी सही है केवल तीसरे वाले में। ठीक है, और इसमें P की पोजीशन यानी कि जल प्रतिबिंब दिया हुआ है इस वाले में, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। तो इस कंडीशन में हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उस युग्म को चुनिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जो नीचे दिए गए युग्मों के 2 समुच्चय द्वारा किया जाता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, मतलब ये दोनों जो दिए हैं ना, उनमें वही नियम लगेगा, दोनों में एक सा नियम लगेगा। अब हमें देखना है इन दोनों में जो नियम लग रहा है वही हमारा कौन से ऑप्शन में नियम लगेगा। तो सबसे पहले हम इनके क्रम डालते हैं। C का क्रम हमारे पास हो गया 3, J का क्रम हमारे पास कितना हो गया, J का क्रम हो गया हमारे पास 10 और M का क्रम हो गया हमारे पास 13। ठीक है, उसके बाद F का क्रम होता है 6, M का क्रम होता है हमारे पास 13 और P का क्रम होता है हमारे पास 16। अब बढ़ते हैं A का देखते हैं। A का क्रम 1, H का क्रम 4, L का क्रम 12। इधर देखेंगे हम D का क्रम 4, K का क्रम 11 और O का क्रम हो गया हमारे पास 15। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें, 3 का हो गया हमारे पास 6, 10 का हो गया 13 और 13 का हो गया 16, यानी कि प्लस का 3 हमारा जुड़ रहा है, प्लस का 3 हमारा जुड़ रहा है। अब हम देखते हैं इसमें, 1 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गया 4, 4 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 4 नहीं होगा। H का क्रम हमारे पास होता है 8। कितना होता है, H का क्रम हो गया 8, 8 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो हमारा 11 हो गया और 12 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो हमारा 15 हो गया, यानी कि प्लस 3 जुड़ रहा है। तो हम सबसे पहले यही देख लेते हैं। K का क्रम हो गया 11 और P का क्रम हो गया हमारे पास 16, तो 11 और 16 5 जुड़ेगा तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। L का क्रम होता है 12 और T का क्रम होता है 20, तो 12 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20, लेकिन हमको 3 जोड़ना है। अगले में देखेंगे G का क्रम होता है 7, A का क्रम होता है 1, यहाँ माइनस में जा रहा है, तो N का क्रम होता है 14 और Q का क्रम होता है हमारे पास 17, तो इसीलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, हम ऑप्शन से ही इसको चेक कर लेंगे और बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी।
जब भी ऐसा प्रश्न दिया हो तो आपको क्या करना है, इन संख्याओं को पहले लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 119, फिर 171, फिर 223, फिर 275 और फिर 327 और उसके बाद है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम सबसे पहले इनमें क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इनमें अंतर। तो 119 और 171 में अंतर है हमारे 52 का। कितने का अंतर है? 52। 171 और 223 में भी अंतर आ रहा है हमारा 52 का। इसी प्रकार 223 और 275 में भी अंतर आएगा हमारा 52 और 275 और 327 में अंतर आएगा हमारा 52। यानी कि पिछली संख्या में 52 जोड़ रहे हैं तो हमारी अगली संख्या आ रही है। तो 327 में भी जब हम 52 जोड़ेंगे, प्लस का 52 करेंगे इसमें 327 में, तो हमारा आ जाएगा 379। कितना आ जाएगा? 379, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इसकी लैंग्वेज आपको नहीं पढ़ना है, आपको केवल संख्याएं देखनी है। 105 और 15, 154 और 22, वही संबंध 189 का किससे है? तो हम यहाँ लिखेंगे 105 और 15, 154 और 22। ठीक है, तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 115 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे, कितने का? 7 का, तो हमारे पास आ जाएगा 15। उसी प्रकार जब हम 154 में भी 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास 52 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि इस संख्या में 7 का भाग देने पर हमारी संख्या आ रही है। तो 189 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे, तो 189 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो यूनिट डिजिट से हम समझ लेंगे 7 7 49, 7 बार कटेगा तो हमारा 27 आ जाएगा। ठीक है, 7 के पहाड़े में 7 बार 49 आएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट हमारा 9 हो गया, तो हमारा 27 हो गया इसका उत्तर। 7 से 189 को हम 27 बार काट देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है। फिर इसके बाद हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको देखना है यहाँ क्या, इन चारों के सबसे पहले तो हमको क्रम लिखना है। ओ का क्रम हमारे पास कितना होता है? ओ का क्रम हमारे पास होता है 15। पी का क्रम कितना है? पी का क्रम है 16। एस का क्रम हमारे पास हो गया 19। एन का क्रम हो गया हमारे पास 14। अब अगली लाइन में देखेंगे सेकंड ऑप्शन, एम का क्रम हो गया 13, एन का क्रम हो गया 14, क्यू का क्रम हो गया 16। क्यू का क्रम कितना होगा? क्यू का क्रम होता है 17। क्यू का क्रम 17 और एल का क्रम हो गया हमारे पास 12। अब डब्ल्यू का क्रम देखते हैं। डब्ल्यू का क्रम होता है हमारे पास 23, जेड का क्रम होता है 26 और यू का क्रम होता है हमारे पास 21। इस वाले ऑप्शन में एक कम है तो इसको अपन हटा देते हैं। अब देखते हैं चौथे को। ई का क्रम होता है 5, एफ का क्रम होता है 6, एच का क्रम होता है 8, डी का क्रम होता है 4। हमारा किस वाले में मैच कर रहा है और कौन सा हमारा अलग है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे 15 और 16 प्लस 3 और ये वाला हमारा यहाँ पे चला जाएगा माइनस का 1, इससे हो जाएगा ये। ठीक है, अब जब हम अगले में देखेंगे तो 13 और 14, 14 और 3 17 और ये वाला हमारा इससे माइनस चला गया। ठीक है, अब इसमें हमारा +1 +3 और -1 हो रहा है, तो +1 हो गया, इसमें -1 भी हो गया, लेकिन प्लस का 3 नहीं हो रहा है, यहाँ माइनस का 2 हो रहा है हमारा। तो हमारा फिर जो है ना वो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इन सबसे अलग है हमारे पास। अब अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो आपको क्या करना है, समीकरण लिखना है और साथ साथ में उसके चिन्हों को बदलते हुए चलना है। ठीक है, तो हम समीकरण लिखेंगे 91, कितना 91, गुणा की जगह हम कर देंगे यहाँ पर भाग, प्लस की जगह कर देंगे माइनस और माइनस की जगह कर देंगे हम +7। यहाँ पर भाग है, भाग की जगह हम कर देंगे गुणा। ठीक है, तो यहाँ जब भाग देंगे हम 91 में 7 का तो हमारे पास आएगा 13, कितना आएगा 13 और यहाँ पर माइनस का हो गया 27 और यहाँ पर प्लस का हो गया हमारा, फिर इसको 13 × 7 करेंगे तो 91 हो गया। ठीक है, अब 91 और 13 हमारे पास हो जाएंगे 104, कितने हो जाएंगे 104, 104 में से हम घटा देंगे 27, कितना घटा देंगे 27, तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 14 में से 7 जाएंगी तो 7 और 9 में से 2 गई 7, यानी कि 77 बच गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। मतलब इन दोनों में जो संबंध है ना, वही संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किस में है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे, विनम्र और नम्र। ठीक है, विनम्र और नम्र, ये दोनों क्या है, ये दोनों हिंदी के वर्ड हैं और इन दोनों का एक ही अर्थ होता है। ठीक है, इन दोनों का एक ही अर्थ है। अब हम देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा ये नियम फॉलो करता है।
अब सफलता और असफलता, ए वाला तो हमारा दोनों अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। ज्ञान और अज्ञान, ये भी अपोजिट है एक दूसरे के। अब आएगा स्पष्ट और प्रत्यक्ष, ठीक है। स्पष्ट और प्रत्यक्ष, ये दोनों हमारे बिल्कुल सही हो रहे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जो सामने है वही स्पष्ट है और वही प्रत्यक्ष है, तो ये हमारा इसीलिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चौथे वाले में देखेंगे बहादुर और भयभीत, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए ये गलत, और हमारा केवल और केवल तीसरा उत्तर इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दिए गए दर्पण को mn रखने पर बनेगा, mn पर रखने पर बनेगा। अब mn ये हमारा दर्पण है, खड़ा हुआ दर्पण है। इसको देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा राइट का जो होगा ना वो लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट वाला हिस्सा राइट में चला जाएगा। अब देखेंगे हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास एक बॉक्स बनेगा, कहाँ पर, लेफ्ट में। तो एक बॉक्स हमारे पास केवल और केवल बन रहा है पहले में और तीसरे में, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास सीढ़ी है, इसमें हम देखेंगे ये तीनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो एक ही दिशा में जा रहे हैं किसमें, इस वाले में, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको देखना है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम आपको वो प्रश्न दोबारा से और अच्छे तरीके से समझाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि आप अच्छे से समझें इसको और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट में बताएं, हम कोई भी प्रश्न होगा रीजनिंग का तो वो उसका उत्तर आपको हम देंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।